लर्नर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की अंतर्निर्भरता, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता कि कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र के काम होते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र से कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण होता है। इन दोनों की जानकारी तो हमें इसकी डिटेल को पढ़ने से ही पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो अलग अलग शाखाएं हैं। हालांकि व्यष्टि और समष्टि दोनों ही अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, लेकिन दोनों के अध्ययन की शाखाएं अलग अलग है। एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है तो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, एक फर्म, एक उद्योग, एक परिवार का। और वहीं दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, सभी फर्म का, सभी उद्योग का, सभी परिवारों का। यह एक को लेकर नहीं चलता, ये समूह को लेकर चलता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा कुल कितना उत्पादन, उपभोग, विनिमय, राजस्व, वितरण जैसे काम होते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में देखा जाता है कि सभी व्यक्तियों के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग, फर्म, परिवार है, उनके द्वारा कुल कितना उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व जैसे काम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर समूह का अध्ययन किया जाता है और ये पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से भिन्न का मतलब होता है अलग अलग है, ना कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि हमें इस टॉपिक में ये समझना है कि कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र की शाखा है, लेकिन दोनों का अध्ययन का तरीका अलग अलग है। एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कर रहा तो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहा, तो इस आधार पर तो दोनों अलग अलग है। तो दोनों समान किस बात को लेकर है वो देखो। लिखा है, फिर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती है और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करती है, क्योंकि एक की सीमा व दोष दूसरे की सीमा तथा दोष से दूर हो जाते हैं। क्या बोल रहा वो कि इन दोनों में बहुत सारे अंतर है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में समय और धन कैसा होता है, अधिक लगता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में कम लगता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रचलन दिन पे दिन कम है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रचलन अधिक होता जा रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बड़ा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक व्यक्ति की समस्या का अध्ययन करता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, देश विदेश दोनों की समस्या का अध्ययन करता है। ये अंतर होने के बावजूद भी बोला है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। एक की कमी दूसरे की अच्छाइयों से पूरी हो जाती है। तो ये कहने का मतलब है इसका कि अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हो तो इसके अध्ययन के लिए आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर आपको देखना है कि किसी भी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में कितनी है, जैसे आप कोई भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, तो उसकी डिमांड को देखने के लिए, उसका एवरेज देखने के लिए क्या करोगे, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन ही करोगे ना, कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी कीमत को देखते हुए इतनी इकाइयां खरीद सकता है, तो 5 व्यक्ति किस आधार पर खरीद सकते हैं। समाज में धनी और निर्धन दोनों ही वर्ग रहते हैं, तो आप धनी वर्ग का भी एवरेज लेके चलोगे और निर्धन वर्ग का भी एवरेज लेके चलोगे कि निर्धन वर्ग का व्यक्ति जो इतना पैसा कमाता है और इस वस्तु की इतनी मात्रा खरीद सकता है, तो समाज में रहने वाली इतनी प्रतिशत निर्धन व्यक्ति इतनी वस्तु को खरीद सकते। तो इस बात की कि किसी वस्तु की 80% डिमांड की जानकारी आपको कैसे मिली, व्यष्टि अर्थशास्त्र से तो मिली। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप क्या बोलते हो कि एक व्यक्ति का अध्ययन हो रहा है और समष्टि में सभी का। तो सिंपल सा यहाँ मीनिंग है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही समष्टि अर्थशास्त्र के कार्य संभव है। अगर आपको इकोनॉमी में देखनी है कि किसी वस्तु की मांग 80% या 90% कैसे आपको पता चली, तो उसका एवरेज निकालने के लिए आपको एक व्यक्ति की मांग देखना होगी। एक व्यक्ति की मांग से ही आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग के बारे में पता चलेगा। ठीक है,
इस संबंध में फिर सैमुएलसन ने बोला है कि वास्तव में सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ हैं तो आप अर्धशिक्षित है। वो बोलता है वास्तव में जो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र है दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक एक व्यक्ति का अध्ययन करने से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो जाता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी मांग का हमें एवरेज मिलता है कि 80% मांग हो रही है किसी भी वस्तु की, है ना। तो उस मांग का एवरेज हम एक व्यक्ति के आधार पर लगाते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी आय के आधार पर इतनी वस्तु को खरीदा है तो समाज के इतने प्रतिशत लोग इतनी वस्तु को खरीद पाएंगे। तो जो सैमुएलसन है इन्होंने अपन को बोला कि व्यष्टि और समष्टि दोनों का अपना अपना महत्व है। यदि आप एक अर्थशास्त्र को समझते हो और दूसरे को नहीं समझते हो तो आप कैसे हो, अनभिज्ञ या अर्धशिक्षित, मतलब कि आप में आधा ज्ञान है। आपको अर्थशास्त्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए दोनों ही अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। दोनों के अपने अपनी महत्व है, दोनों के अपने अपने दोष है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।